Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain reflection at convex spherical surface. Convex spherical surface से आपको रिफ्लेक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे. When object lies rare medium and image formed real. स्फेरिकल सरफेस से हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है इसका रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से तो इसमें 3 टाइप से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिया है विरल माध्यम में, ठीक है. इमेज फॉर्म करेंगे डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम. दूसरी कंडीशन है तब इमेज हम वर्चुअल रियल इमेज फॉर्म कर रहे हैं. सेकंड कंडीशन में वर्चुअल इमेज. और थर्ड कंडीशन होती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम डेंसर मीडियम में ले रहे हैं तो उसकी इमेज फॉर्म करेंगे रेयर मीडियम में. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए 2024 का जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है. एग्जाम में आने की बहुत इसकी संभावनाएं हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखें. बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको याद हो जाएगा. देखो चलते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है ये, और ये मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम. इस रेयर मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है. इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे इस पे इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी. तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये जा रही है थ्रू पोल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है, इसके थ्रू ये मूव कर रहे हैं. और ये क्या है? पोल. इसको हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं. कोई प्रिंसिपल एक्सिस बनी नहीं होती है, इसी लाइट रे की डायरेक्शन ही है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. बस हम उसको नोटेशन दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. पासिंग थ्रू पोल, ये स्फेरिकल सरफेस का जो पोल पॉइंट है उससे पास कर रहे हैं. अच्छा, अब क्या करेंगे, एक चीज इसका ध्यान रखना है. जब आपने लेक्चर हमारे देखे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, तो मिरर का जो हमने बताया था, मिरर का आप वीडियो देख सकते हैं. हमारे लेक्चर पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 से 8 तक के जो लेक्चर है वो अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं. तो हमने बताया था कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसका अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी उसकी इमेज नहीं बना सकते. जो रे डायग्राम है इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम. रे डायग्राम, ये रे डायग्राम है. और रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पता करना होगा. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है आपको तो आप इस रे डायग्राम को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिसाइड करेंगे. तो इस स्फेरिकल सरफेस को जब आप कंप्लीट करेंगे, इसको डॉट 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 करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक ये स्फेयर का ही पार्ट है ना. तो इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा, सपोज दैट ये सेंटर है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी निकल जाती है. लेकिन अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, हमने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर इसका कोई सेंटर ये दिया गया तो इस पे जितनी भी इसकी रेडियस है वो इस पेरीमीटर के साथ जो एंगल बनाएंगे, वो कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री. कितना एंगल बना रही है इसके साथ? 90 डिग्री. अगर स्फेरिकल सरफेस है सब में 90 डिग्री का एंगल बनेगा. कितने का? 90 डिग्री का. बस ये आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए. और दूसरी चीज आप सोच रहे होंगे कि ये इस पेरीमीटर के साथ इस जो भी रेडियस है इसका जो एंगल आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो आप नॉर्मल लेते थे किसी सरफेस पे तो नॉर्मल भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सरफेस के साथ में. तो वही चीज हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इसके जो पेरीमीटर पे, जो इसके सरकमफेरेंस पे जब रेडियस हम खींचते हैं या डायमीटर जब हम खींचते हैं वो 90 डिग्री किस पे बनाता है? पेरीमीटर के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री. उसी तरह से इस स्फेरिकल सरफेस से जब हम ड्रॉ करते हैं कोई भी डॉटेड लाइन, तो ये इसके साथ जो यहां पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री. तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. इसका मतलब क्या है कि ये एक क्या है? नॉर्मल है. इसको लिख सकते हैं नॉर्मल. इसको अवलंब कहते हैं. क्या कहते हैं? अवलंब. अब देखो,
आप समझ गए, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डॉटेड लाइन पास कर रही है क्या है, इसका अवलंब है। अब अवलंब आपको पता चल गया तो आपको पता है कि अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जब नॉर्मल ही आपने नहीं बनाया है तो बेंड कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले इस रे डायग्राम में, जो रे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखें। इस रे डायग्राम में सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करने से पहले आप उसका अवलंब बनाएं। नॉर्मल अगर आप बना लेंगे तो आप इस रे डायग्राम को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं, सपोज दैट यहां से कोई भी लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है, सब इस पे पॉइंट को हमने दे दिया आई। अच्छा, ये मीडियम कौन सा है, मीडियम फर्स्ट रेयर मीडियम, ये विरल माध्यम। हम जब जानते हैं कोई भी लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अवलंब की तरफ झुक जाती है, तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग ऑफ द लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल हमारा कौन सा दिया गया, ये नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है जो डॉटेड हमने दिखाया। ठीक है, तो जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है वो बन जाएगा इमेज पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इमेज। ये क्या है, इमेज। अच्छा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इसके जो इंसिडेंट रे है, अब इसको साफ कर दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हमने नॉर्मल जो ड्रॉ किया है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो इस सरकमफेरेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसको हमने क्या माना है, नॉर्मल। और जब तक नॉर्मल हम नहीं बना सकते तब तक रे डायग्राम बिल्कुल गलत बनाएंगे, कभी आप सही नहीं बना सकते। रट सकते हैं कि किसी तरीके से आपने रट लिया, बार बार आपने बनाया, लेकिन आपके दिमाग में कौन रे किधर जाएगी उसको आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन में एक लाइट रे जाएगी। ठीक है, अब इस कर्व सरफेस को अगर हमारी कॉन्वेक्स कर्व सरफेस कॉन्केव होती तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता, लेकिन ये कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्केव सरफेस होती तो कॉन्केव सरफेस कैसे बनती है, ये, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनता, इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बन रहा है, राइट हैंड साइड। इसमें कहां बनता, लेफ्ट हैंड साइड में। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती। ठीक है, तो यहां बनता, यहां है राइट हैंड साइड में। अब इसके साथ आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में आपने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे को का रिफ्लेक्शन को आपने डिफाइन कर दिया, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही लाइट रे तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, अब देखो डिस्टेंसेस देख लेते हैं। ये आपको पता है ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं, किससे, यू से। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां से इसको एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये जो पी पॉइंट और आइन पॉइंट है एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल देने के लिए कि ट्रायंगल साफ दिखाई पड़े, इसके लिए हमने क्या किया है कि इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है इसका। पी को जहां पे हम अपने काम के हिसाब से मानेंगे, ओपी भी लिख सकते हैं, और ओपी और ओएन एक ही है, बस ये मान के चलते हैं, क्योंकि ओपी ओएन पी और एन ओवरलैप टू ईच अदर। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। और पोल से इसी पॉइंट से ले सकते हैं, इस पॉइंट से इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, वी से। ठीक है, ये हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो आप रे डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अब हम मानते हैं सपोज दैट इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे ये क्या है, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल आई है इसको हम कहते हैं क्या, जो एंगल आई हमने दिया है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल।
इंसिडेंट एंगल, और इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा आर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ओके, आई इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। यूजिंग स्नेल्स लॉ, नोट करते चले साथ में। यूजिंग स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है? अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का लिया है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों मीडियम के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है रेयर टू डेंसर, तो ये एनआर है और ये एनडी है। तो ये जो, या सपोज दैट एन वन एनडी ले सकते हैं, एन वन एन टू, बार बार एनडी एनडी लिखेंगे तो एन वन एन टू ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा क्या, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसको हम लिखते हैं सेकंड टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? वन एन टू को एन टू अपॉन एन वन, वन एन टू को लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लो। तो यहां पे जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना बन जाएगा? एन वन साइन आई इक्वल एन टू साइन आर। अब एक इसमें मेथड यूज करते हैं कि सपोज दैट अगर कोई एंगल है थीटा, वो बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल एंगल है थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगी थीटा। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे बहुत ही छोटे एंगल है, लाइट रे के साथ बन रहे हैं, इसलिए जो साइन आई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल आर। तो यहां पे बन जाएगा एन वन आई इक्वल एन टू आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इनके साथ हम एंगल दे देते हैं सब, अल्फा, ये एक एंगल हो गया इंसिडेंट लाइट रे के साथ, और ये हो जाएगा बीटा नॉर्मल के साथ, और इधर हो जाएगा गामा। ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ के रखी थी क्लास 9th में कि अंतःभुज कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं एम ओ सी, एम ओ सी, हमने इस ट्रायंगल को यहां से उठा के यहां रख दिया कि आपको क्लियर हो जाए। देखो, इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे, इसके साथ एंगल कितना बन रहा? आई, ये एम पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा ये ओ पॉइंट है, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी पॉइंट है। तो इसमें ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल जो दिया गया एम ओ सी, एम ओ सी में बाय कोण कितना है? आई, आई इक्वल अंतःभुज कोण कितने, इनका योगफल करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एम ओ सी इक्वल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ओ सी ट्रायंगल में आप समझ गए, एम ओ सी, एम ये हो गया जो पॉइंट हमने दिया है ऑन द कर्व सरफेस एम, इसके साथ इंसिडेंट एंगल आई, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के साथ में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बीटा। ठीक है, सेकंड डायग्राम, आउटर एंगल कितना है? बीटा, इनसाइड कितने हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल और गामा, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है, तो इमेज के साथ एंगल कितना है? गामा। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है? आर। आउटर एंगल कितना है? बीटा। तो आउटर एंगल क्या होगा? एडिशन ऑफ इनसाइड जो अंतःभुज कोण है उनका योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा एम सी, एम आई सी, एम आई सी। तो एम आई सी ट्रायंगल में ले लेते हैं, तो इसमें बीटा इक्वल क्या आ जाएगा?
बीटा इक्वल टू, दोनों का एडिशन करना अंतःविमुख कोणों का योगफल होता है, बाय कोण अंतःविमुख कोणों का योगफल के बराबर होता है। तो बाय कोण कितना है, बीटा। अंतःविमुख कोण कौन 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 से, गामा और आर, गामा प्लस आर। बहस कोण जो होता है वो अंतःविमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आउटर ट्रायंगल एडिशन ऑफ इनसाइड जो भी ट्रायंगल दिए गए उनके एडिशन के इक्वल होता है। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस आर। अब आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें, जैसे आई आपको मिल गया इंसिडेंट एंगल अल्फा प्लस बीटा, इसी तरीके से आर निकाल दें। आर इक्वल हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये दोनों वैल्यू हमें यूज करना है, यूजिंग वैल्यू आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू यूज करेंगे। तो कितनी वैल्यू दी गई, n1, आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, n2, आर की वैल्यू कितनी दी गई, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, इसमें अल्फा कैलकुलेट करना, आपको बीटा कैलकुलेट करना और गामा कैलकुलेट करना। तो एक ट्रायंगल दिया गया है एम ओ एन, एक ये ट्रायंगल दिया है। तो इन ट्रायंगल एम ओ एन क्या आपको अप्लाई करना है यहां पे, क्योंकि ये वैल्यू कॉमन है सभी ट्रायंगल के लिए और बेस आपको पता है। तो ऐसा कौन सा जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ सकता है, तो सबसे अच्छा साइन कॉस टेन में टेन है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ सकता हो। परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, हाइपोटेनस लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हमें क्लियर है पहले से, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का पॉइंट पहले से क्लियर है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पहले से क्लियर। जो डिस्टेंस हमको दी गई है तभी तो हम टेन फाइंड करेंगे। बच्चों के दिमाग में टेन ही क्यों लिया, तो उसका कारण क्या है, परपेंडिकुलर दोनों के सभी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे टेन का यूज कर रहे हैं और टेन अप्लाई करने का और कोई मतलब नहीं है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से एम ओ एन में टेन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, टेन अल्फा में, एम ओ एन में परपेंडिकुलर कितना है, एम एन, एम एन अपॉन ओ एन। ओ एन लिखें या ओपी लिखें, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो एम एन अपॉन ओपी की वैल्यू कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल जब अप्लाई करेंगे तो ओपी हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, लाइट रे किधर जा रही है, ये डायरेक्शन, ये लाइट रे की डायरेक्शन है और हम लोग कैलकुलेट किधर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो ब्लैक मार्कर की डायरेक्शन है वो लेंथ मेजरमेंट की डायरेक्शन है और ये लाइट रे की डायरेक्शन है। तो लाइट रे की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यू नेगेटिव होगा। तो यू को लिख देंगे माइनस यू, क्या हो जाएगा, माइनस यू। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल दिया गया एम सी एन, ट्रायंगल एम सी एन, एम सी एन में टेन बीटा लगा देंगे, टेन बीटा इक्वल एम एन अपॉन सी एन या एन सी, एम एन अपॉन एन सी, एन सी या पी सी वही है। तो ये डिस्टेंस कितनी, आर। अब देखो ये डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इसको हम किधर कर रहे हैं, इस तरफ, क्योंकि पोल से डिस्टेंस ली जाती है। आपको दिमाग में रखना कहां से डिस्टेंस ली जाती है, पोल पॉइंट से। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों डिस्टेंस पोल पॉइंट से हम डिस्टेंस लेते हैं। तो ये पोल पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर, और डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, तो ये पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन रूल जब वैल्यू आप रखेंगे तभी अप्लाई कर लेंगे, तो यहां आ जाएगा प्लस आर, कितना हो जाएगा, प्लस आर, ठीक है। अब ये हम डायग्राम साफ कर दे रहे हैं जिससे आपको अब दिक्कत ना हो। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, लास्ट बचा है
एम आई एन, ट्रायंगल एम आई एन, इसमें क्या लेंगे, टेन गामा ले सकते हैं, टेन गामा इक्वल एम एन अपॉन कितना दिया एन आई। नोटेशन भी हम वही दे रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं ना, एम एन अपॉन एन आई। तो एम एन अपॉन एन आई की वैल्यू किधर से, पोल टू एम एस पॉइंट, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ एम एस, जो डायरेक्शन ऑफ रेस, रेस की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी यहां से v, तो ये प्लस v हो जाएगी। जहां पे आप वैल्यू यूज करें उसी जगह पे आप साइन कन्वेंशन रूल भी अप्लाई कर दें। इस जगह हमने सब जगह साइन कन्वेंशन रूल को अप्लाई किया है, साइन कन्वेंशन रूल के साथ में ही हमने वैल्यू यहाँ पे रखी है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। इसमें वही रूल आपको अप्लाई करना है कि थीटा एंगल, थीटा इज ए स्मॉल एंगल, देन टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द थीटा। तो इसमें टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई, एम एन अपॉन माइनस यू। इसी तरह टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल बीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, ये कंडीशन जरूर लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, थीटा स्मॉल, उसी तरह से अल्फा बीटा एंड गामा स्मॉल, तो अल्फा बीटा गामा स्मॉल है, तो टेन अल्फा टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल बीटा एम एन अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी दी, प्लस आर। इसके बाद में लास्ट दिया गया टेन गामा, टेन गामा की जो वैल्यू दी गई वो कितनी, एम एन अपॉन, एम एन अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे वही टेन गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द गामा। ठीक है, गामा, और गामा की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी दी है, एम एन अपॉन प्लस बी, एम एन अपॉन प्लस बी। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। अब ये वैल्यू का यूज किसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। नोट करिएगा, लिखें यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने लिखा गया, तो यहां पे क्या दिया गया, एन वन, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, एम एन अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, एम एन अपॉन प्लस आर, पॉजिटिव वैल्यू है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार आपको दिखा दिया साइन कन्वेंशन रूल आपके दिमाग में रखने के लिए, इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं। बीटा एम एन अपॉन प्लस आर माइनस गामा की वैल्यू कितनी दी है, एम एन अपॉन वी, एम एन अपॉन वी प्लस वी है। ठीक है, अब देखो सबसे कॉमन टर्म कितना है, एम एन, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एम एन कॉमन लेने के बाद में एन वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये दो स्टेप हम लैप्स कर रहे हैं एक साथ। एम एन कॉमन लेंगे, देख लेते हैं फिर से, एम एन लेंगे कॉमन, तो यहां हो जाएगा माइनस का वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन आर, इससे भी एम एन कॉमन होगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एन टू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन बी। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एन वन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर इक्वल एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन बी। ठीक, अब इसको हम साफ कर दे रहे हैं, वीडियो आप रोक के देख इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे अब, आर वाले टर्म राइट हैंड साइड में लाएंगे, बी वाले टर्म, बी वाला टर्म इधर लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एन वन अपॉन यू प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, एन टू अपॉन बी इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा,
ये माइनस का हो जाएगा ना टर्म, n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म से n1 कॉमन लेना है, तो n1 कॉमन ले लेंगे, n1 माइनस 1 अपॉन यू प्लस, जब n1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n1 डिवाइड हो जाएगा, n2 अपॉन n1 अपॉन v इक्वल, इससे भी n1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी n1 डिवाइड होगा, n2 अपॉन n1 आर, ठीक। n1 से n1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो n2 अपॉन n1 को आप लिख के आ सकते हैं n2 1, n2 1 तो लिखते हैं n2 1, इसी को लिखते हैं n2 अपॉन n1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो n2 अपॉन n1 की जगह 1n2 रखेंगे। 1n2 को जनरली आप क्या लिख सकते हैं, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इसको हम लिख, यही तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं, आयन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन यू प्लस n अपॉन v इक्वल n2 अपॉन n1 की जगह n, 1 अपॉन r कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r। तो ये यही इक्वेशन है स्फेरिकल सरफेस के लिए, जो आपको इक्वेशन ये प्रूव करना था, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो इमेज फॉर्मेशन का ये जो इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में रखा है और इमेज फॉर्म हो रही है डेंसर मीडियम में, तो इसके लिए जो इक्वेशन हम प्रूव करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन यू प्लस n अपॉन बी इक्वल n माइनस 1 अपॉन आर। आपको ये समझ में आ गया होगा, एक स्टेप टू स्टेप आप किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।